अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। मज़हब बनाने वाले भी जो बैठे हुए थे, जिन्होंने कारीगरी की है मज़हब बनाने की, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये तो ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है कि लर्जी मुल्ला की खैर नहीं है। मुल्ला जो है वो बात हमेशा सही नहीं करता। पॉप जो था उसके बाद भी बड़ी ताकत थी, तो पापाइयत का निज़ाम था, वो सब चीज़ें पापाइयत भी कमज़ोर पड़ गई और इसी तरह मोनार्की जो बादशाहत थी वो भी कमज़ोर पड़ गई। तो रूम वालों ने कैसे ज़मीनें हड़प की और रूम की सल्तनत किन बुनियादों पे थी? क्योंकि इसने बात शुरू कर दी थी कि दुनिया तो गोल है। इसको फांसी से लगा दिया था उन्होंने। हशीश पी के बंदे कत्ल करके आते थे। सलाहुद्दीन अयूबी को भी कत्ल करने के लिए कितने सारे हशीश पी बंदे आए थे। कोलंबस ने मसलन अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। अमेरिका में जाके भी उन्होंने यहाँ से बंदे गुलाम पकड़ पकड़ के ले जाते, वहाँ पे उनसे काम करवाते। यहाँ के बादशाहों को टाइपराइटर पसंद ही ना आया। उन्होंने कहा ये कितना गंदा खत है। तो दुनिया के फ़ायदे में जब आदमी जाता है तो कोई उसकी इंतहा नहीं है। फ्यूडलिज्म से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले नंबर भी इसका आता है, फिर नंबर इसका आता है तारीखी तौर पे। पहले ये वाक़या रोनुमा हुआ, फिर ये हो गया। दोनों चीज़ें करीब करीब हैं और ये इर्तिक़ा के अमल से बस सिर्फ इनमें फ़र्क है। वक्त में ये चीज़ होगी, फिर ये होती गई। और हम इससे भी पीछे चले जाते हैं, ठीक है। जो ऊपर जगह नहीं है नीचे लिख देता हूँ 0, और हम लिख देते हैं यहाँ पे ये मिडिल एजेस से तारीख कर रहे हैं, तो तारीख के तरीके से कर लेते हैं। ये मिडिल एजेस का लफ्ज़ आपने सुना होगा, किस किस ने सुना है? कुरून वुस्ता, उर्दू में कहते हैं कुरून वुस्ता। हाँ, मिडिल एजेस भी कहते हैं और मिडीवियल एजेस भी कहते हैं। मिडीवियल बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं, बहरहाल एक चीज़ ही है। तो कुरून वुस्ता का ज़माना जो है ये शुमार किया जाता है 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का ज़माना, सही है। तो 1500 तक का ज़माना जो है, 1499 तक का, तो ये ज़माना जो है, ये पूरा जो दौर है, ये दौरानिया, ये जो है ना मिडिल एजेस कहते हैं। तो गोया कि आप ईस्वी के हिसाब से इसको सोचे तो रसूलुल्लाह की बेइज्जत से पहले के ज़माने से शुरू होता है और ये 15वीं सदी तक आ रहा है। तो ये बड़ा लंबा ज़माना है, इसको उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया। इस ज़माने के वाक़यात और ये चीज़ें जो शुमार की जाती हैं, ये वो औक़ात हैं कि जब सल्तनत रोमा और वो जो वहाँ की हुकूमतें थीं, वो सल्तनतें बड़ी ताकतवर थीं और रोम की हुकूमत जो थी उसके तहत इलाके थे। और आपने पढ़ा भी है भाई, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून। तो इससे भी पता चलता है कि कुरान भी बता रहा है, यानी कि सही ज़माने लिखे हमने, तारीख़ गलत नहीं है हमारी सदी के एतबार से इस हद तक। तो अब ये वो रूम का ज़माना है और उसके तहत मुख्तलिफ़ हुकूमतें बनती, मुख्तलिफ़ गिरती। उसके बाद भी जिन लोगों को उमवी सल्तनत का, फिर अब्बासी सल्तनत की ये बातचीत का मौका मिला, तो उसमें कैसे लड़ाइयाँ चलती रहती थी। सलाहुद्दीन अयूबी, वहाँ पे कौन से बादशाह थे, किन लोगों ने क्या काम किए, तो सारे नज़र आएंगे आपको कि यूरोप के जितने भी लोग थे वो एक जो रोमन कैटेगरी के अंदर ही आते थे वो, ठीक है। अलग अलग छोटे छोटे बड़े बन गए, बाज़ंतीनी हुकूमत बहुत बड़ी कायम हो गई, फिर बेजेंटाइन एम्पायर, लेकिन बहरहाल ये एक कैटेगरी में वो डालते हैं और इस सारे को वो मिडिल एजेस के नाम से याद करते हैं, ठीक है। और इस 01 से पहले भी एक -1 और भी निकाल लेता हूँ, मुनासिब लग रहा है। इससे भी पीछे का ज़माना जो है ना वो यूनानी ज़माना है, ग्रीक एजेस। तो ग्रीक एजेस नाम भी बहुत वाज़ेह है, कौन सा दौर? यूनानी दौर, ठीक है। तो इससे पहले का ज़माना जो है यूनानी है, जिन्होंने हमें वो चीज़ अता की है जिसके लिए आप लोग बड़े परेशान भी थे। वो कौन सी चीज़ है? इल्म फ़लसफ़ा और मंतिक़। तो फ़लसफ़ा और मंतिक़ जो है ये उधर से इसकी कहानी शुरू होती है, जिन्होंने ये फ़लसफ़ा और मंतिक़ वाले लोग हैं। तो ये इससे पीछे के हैं, ठीक है। तो 5वीं सदी से पहले के लोग जो हैं, पहले के लिए क्या लगाऊँ अलामत में, तो उससे पहले के लोग जो है वो इसके लिए जो है ना ग्रीक एजेस के ज़माने में आ जाते हैं। तो ये बहुत पुरानी सी बातें हैं ग्रीक एजेस की। क्या वाक़यात थे, अरस्ता तालीस और वो जो आपने उस ज़माने के पढ़े, किस उस्ताद ने किस शागिर्द को क्या पढ़ाया, फिर क्या कहानियाँ चलती रही आगे, तो वो अलग है। फिर मिडिल एजेस आ गई, वो भी हमारे मौजू के बाहर कैसे है, तभी हमने इनको पीछे गिनती में ले गए। अब फ्यूडलिज्म पे आ जाते हैं जी। जी ईस्वी की बात कर रहे हैं, ईस्वी 5000 साल बाद, सदी की बात चल रही है ना, सदियाँ चल रही है ना। अभी इस वक्त चल रहा है 2025, यानी कि कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है भाई, ये 21वीं सदी है, ठीक है। हाँ 21वीं सदी है, तो चुनाचे 21वीं सदी की बात चल रही है। तो ये जब हम 5वीं सदी कह रहे हैं तो 5000, सही है। हाँ 5000 की हम बात कर रहे हैं। और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए? बोलते हैं एडी, अंग्रेजी में कहते हैं ईस्वी को एडी बोलते हैं। एडी बमाना है एनो डोमिनी। अब वो क्या होता है एनो डोमिनी? भाई ईस्वी को बोलते हैं, अब उसकी मजीद तहकीक की ज़रूरत नहीं है। और वो जो इससे पहले की तारीख है उसके लिए BC आता है, बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, अब दूसरा है, ये ज़माने हो गए, अब सिर्फ इस पे आ जाते हैं ना अभी असल मकसद पे। तो थोड़ा सा पीछे हमने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना लिया, यानी कि तारीख़ी रकमदान बना लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं जागीरदारी के ऊपर। तो इसका ज़माना है 15 से 17, 15वीं सदी से। तो ये 1500 से लेकर 1700 तक का ज़माना जो है वो इसमें शुमार होता है, तो 1699 तक का। तो ये ज़माना जो है ना इसको कहते हैं कौन सा? फ्यूडलिज्म। फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ना ये मर्ज होंगी लाजमी चीज़ें, ऐसे बिल्कुल तो नहीं होती ना एक साल में ऐसे कन्वर्ट हो गया जो 100 साल तक चल रहा था या 200 साल तक चल रही थी चीज़। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये निज़ाम आ गया
जो इसके बाद से हम कर लेते हैं कहाँ से, हाँ तकरीबन 1700 के कुछ बाद से, इसके अवाखिर से शुरू हो गया 17वीं सदी के, और फिर ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि मौजूदा निज़ाम में भी इसी को ले आए, प्रेजेंट इसको कर लेते हैं हम। सही है, ताहाल तकरीबन आसान तकसीम में ये है। अब फ्यूडलिज़म की जो चीज़ है, पहले इसकी थोड़ी तारीफ़ और इसकी तफसील पर आ जाता है। फ्यूडलिज़म वो ज़माना है जागीरदारी का कि जब ये कैफियत थी कि अब लोगों की ज़मीनें ज़्यादा हो गई, हुकूमतों की पहले जैसी कैफियत यूरोप में नहीं रह गई, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर पड़ गई। मुसलमानों ने बड़ी बड़ी हुकूमतें सारी गिरा दी, लड़ाई झगड़े हुए, आपसी लड़ाई झगड़े हुए, मुसलमानों के साथ लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हुकूमतें गिर गई और कलीसा की हुकूमत भी साथ साथ जाती रही। कलीसा बमाना चर्च, ठीक है, जो मजहबी हुक्मरानी थी वो भी बहुत मजबूत थी और मजहब के नाम पे बहुत अच्छी जंगें लड़ी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंग बहुत ही मशहूर जंग है कि कैसे एक उसके जना उन लोगों ने कलीसा की मदद से ही जंग ली, सारे लोगों को, पूरे यूरोप के लोगों को, इतनी सारे लाखों आवाम को जमा किया कि भाई इससे लड़ाई करनी है। तो वो एक तो लोगों के एतक़ाद बहुत मजबूत थे और लोग चर्च को जना बड़ा ज़रूरी मानते थे। पॉप जो था उसके बाद भी बड़ी ताकत थी, तो पापाइयत का निज़ाम था, वो सब चीज़ें, पापाइयत भी कमज़ोर पड़ गई और इसी तरह मोनार्की जो बादशाहत थी वो भी कमज़ोर पड़ गई। तो इस वजह से मिडिल एजेस ख़त्म हो गई। अब जो निज़ाम शुरू हो गया वो ये शुरू हो गया। अब ये सूरत हाल थी कि ज़माना वो चल रहा था कि ज़मींदारी थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, जागीरें होती हैं, और जो जागीरदार होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। फिर इलाक़ों में ये रूम की सल्तनत का भी इस दौरान का वाक़या है ना, तो आप लोगों में किसी को इत्तेफाक हो तो रूम वालों ने कैसे ज़मीनें हड़प की और रूम की सल्तनत किन बुनियादों पर थी, तो उस पर थोड़ी सी अगर आप तारीख़ देख लें तो बड़ी मज़ेदार है, दिलचस्प है। तो रोमन एम्पायर की तारीख आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये एक काम आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, थोड़ा सा फारिग टाइम में देख सकते हैं। कितना वक्त लगेगा, बहुत तफसील से ना देखें ना, मुख्तसर देख लें, लेकिन देख लें, थोड़ा पता चल जाएगा आपको कि भाई बुनियादें क्या हैं इनकी, क्योंकि उस ज़माने के लोगों को आज तक ये लोग अपने बड़े मानते हैं कि ये सही ज़बरदस्त लोग थे, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए, तो इनके ये ख्यालात हैं। लेकिन अब इस ज़माने के अंदर मिडिल एजेस की ख़ास चीज़ें जो है मैंने दो आपको बता दी कि वो क्या चीज़ थी। एक था पापाइयत, पोप्स होते थे, तो जना कलीसा की जना बड़ी ताकत थी, और दूसरा किसकी बहुत ताकत थी, बादशाहों की थी, जिसके लिए किंग्स हम लगा लेते हैं कि मोनार्क्स का लफ्ज़ वैसे इस्तेमाल होता है, मोनार्क्स छोड़े बस किंग्स। तो ये वो ज़माना था जब बहुत बड़ी बादशाहतें भी कमज़ोर पड़ गई और पोप भी कमज़ोर पड़ गया, तो ये ज़माना जागीरदारी का था। एक तो जागीरदारी निज़ाम के अंदर जो बुनियादी तौर पर चीज़ पाई जाती है वो मैंने आपको बता दी कि जागीर से ही वाज़ेह है। जागीर में क्या होता है, ज़मीन होती है, सही है। तो जागीर, ज़मीन और ताकत किसके पास, जिसके पास ज़मीन, ठीक है, जिसके पास ज़मीन है उसके पास ताकत है। होता यही था कि ज़्यादातर दुनिया का माश और माशरत सब लोगों का वो ज़मीन के गिर्द घूमता था, ठीक है। जैसे आजकल तो आप लोग बताएं ना, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों के घर का रोज़गार या घर वालों का रोज़गार ज़मीन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, बाकी कोई भी नहीं है। और भी क्लास हो तो वो किसी और तरीके से चल रहे हैं, ज़मीन से ताल्लुक़ नहीं उनका, ज़मीन ऊपर सारी गर्क हो जाए, सारी बहुत अच्छी फसल दें, उनकी आमदनी कम ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि उनका रोज़गार ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब ज़माना बदल गया है, अब सरमाएदारी के तहत जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के ज़माने हैं और तब्दीली आ गई है। तो ये जागीरदारी का ज़माना, जागीर ज़मीन के साथ ख़ास थी, ज़मीन पे ही अक्सर लोगों का माश चलता था, जो ज़मीन देती उस पे लोगों का ज़िंदगी का गुजर बसर होता। जानवर थे मवेशी, तो मवेशी भी कहाँ से खाते, ज़मीन जिसकी होती उसकी ज़मीन से चारा खाते हैं। अभी देख लेना जो उन इलाकों के, उनको पता है कैसे होता है, पासर एरिया फ्री में किसी को घुसे रहता है कोई, जो किसी की ज़मीन में होते हैं तो वहाँ पे जो ज़मींदार होता है उनका लाजमी हिस्सा होता है उसके अंदर, बग़ैर ज़मींदार की मिल्कियत के उसकी घास भी नहीं चर सकते जाके, तो रुक जाते हैं और उनको उनकी रकम देते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ थी, सबको ज़मीन के साथ ही उस वक्त लगा हुआ था। अब उस ज़माने के अंदर सारी पावर इनके पास थी, तो ये बिल्कुल वाज़ेह एक इसका फ़ीचर है जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। एक तो इसका मुख्तसर तारुफ हो गया, लेकिन उसमें पूरे 20 नंबर तो नहीं मिलेंगे ना, तो अब थोड़ा सा इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी करते हैं कि ये ज़माना कैसे आया। एक और लफ्ज़ है आप लोगों ने सुना होगा, उसको उर्दू में रेनेसां बोलते हैं। इसकी अभी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, सही है, इस ज़माने की। तो इसमें लफ्ज़ मैंने लिख दिया, तो ये रेनेसां क्या चीज़ है, ये रेनेसांस अंग्रेजी में रेनेसांस बोलते हैं, निशात सानिया उर्दू में बोलते हैं। हाँ जी बताएं ना, कुछ नाम बता दिया आपने, माशाल्लाह, काम भी बता दें। मगरिब की दोबारा उठान से लफ्ज़ी तर्जमे से पता चलता है कि इसमें दोबारा से इन्होंने उठान भरी है। हमने ये भी बताया था कि भाई हुकूमतें टूट गई थी, हालात बहुत बदतर अबतर होते ही चले जा रहे थे। तो ये वो ज़माना है जागीरदारी के अंदर कि ये भी एक बुनियाद बना है, नई सूरत हाल जब है, तो इस ज़माने में ये भी एक तारीख़ी वाक़या हुआ है। तो इसकी नई तफसीलात और नहीं, ये भाई बड़े आलमी दर्जे के वाक़यात हैं। आप बिल्कुल किसी यूरोपी से बात करेंगे ना, तो जिस तरह हम अपनी तारीख पढ़ते हैं तो मज़ार पाकिस्तान से शुरू हो गया हमारी ज़िंदगी तक आगे ख़त्म हो जाती है,
तो इनके ऐसे नहीं है, बल्कि उससे पीछे भी होती है। ताला पाकिस्तान बताता है भाई कैसी इंडिया कंपनी आई थी, पहले क्या था, मुगलिया दौर भी साथ में पढ़ा है आप लोगों को। हाँ, तो हमारे पीछे से शुरू करते हैं ना, तो वो अपना पीछे से करेंगे तो ये छोड़ेंगे तो नहीं है, लाजमी आएगा उनका साथ, क्योंकि ये उनकी हिस्ट्री यही है। तो रेनेसांस के अंदर बेसिकली ये था, निशात सानिया थी, जिसके अंदर ये इटली से शुरू हुई थी। और जियोविनी बड़े मशहूर नाम है इसमें। डांटे का नाम आपने सुना होगा, ये मुसलमान वैसे भी इसको रगड़ते हैं बहुत ज़्यादा, डांटे को। ऐसी किताबों में आपको नाम नजर आएगा। इसने किताब लिखी थी एक डिवाइन कॉमेडी, नाम सुना है डिवाइन कॉमेडी, मुक़द्दस मज़ाह, ये इसकी किताब थी। वो बड़ी मशहूर, दुनिया की मशहूर तरीन किताबों में इसका नाम आएगा, डिवाइन कॉमेडी। ये निशात सानिया के वाक़यात हैं ये, और ऐसी तरह के और भी लोग थे उस ज़माने के, आर्टिस्ट थे। आप लोग देखेंगे, गूगल भी करेंगे ना अगर ये लफ्ज़ लिख के निशात सानिया उर्दू में लिख के, तो अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें वो सामने आने लग जाएंगी। तो वो जो उनकी सारी आर्ट है ना, तो वो आर्ट दोबारा से एक तरह से तो तहरीक चली थी कि ह्यूमनिज़म की तहरीक चली थी कि भाई बहुत गड़बड़े हो गई हैं, तो अब इंसानों को इंसानों की तरह देखना चाहिए, कि इंसानियत की तहरीक चली थी भाई, ये अजीब व गरीब किस्म की ज़िंदगी है, तो इंसानियत दोबारा से अपनी असल पे फले पूरे। तो इन लोगों ने जो काम किए थे वो ये थे कि एक तो वापस गिरी के जिसको दोबारा ज़िंदा किया था, वो इसको निशात सानिया से भी इसलिए ताबीर करते हैं। वो कहते हैं हमारी पहली नशात तो ये थी, हमने पहली दफ़ा अक़ल जब इस्तेमाल की थी तो वो ये ज़माना था, अब हम दोबारा से अक़ल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम क्या इस्तेमाल कर रहे थे, अभी तक हम ये साहब इस्तेमाल कर रहे थे, और इनकी कंपनी के सारे लोग, इनकी कंपनी के लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्लर्जी, बमाना ये पादरी छादरी ना, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ इमाम, खतीब, मौलवी, मुफ्ती सारे, तो इनकी भी सारी पूरी किस्में होती हैं ना। तो क्लर्जीज़ के हाथ में सब कुछ था, ये टेक्निकल इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात ये है कि उनके सब मजहबी हुकूमतें थीं। कहते हैं हमने अक़ल का इस्तेमाल तर्क कर दिया था, अब हम लोगों ने तहरीक दोबारा शुरू की है, तो इटली से बिलखुसूस, कि जिसमें हम पुरानी ख़यालात और अक़ल को दोबारा रिवाइव करेंगे और अक़ली बुनियादों पर चीज़ों को सोचेंगे। हालांकि ख़ारिज के अतबार से आप जब पढ़ेंगे आजकल के जदीद फ़लसफ़े में, तो कुछ फ़र्क ये हो गया वक्त के साथ कि ये लोग खालिस फ़लसफ़े की बुनियाद बनाते हैं, इन्होंने फ़लसफ़ा खालिस अक़ल को बुनियाद बनाता है, और इन लोगों ने फिर जो तरीका इख्तियार किया, ये अक़ल से ज़्यादा तजर्बे को बुनियाद बनाते थे। तजर्बे, जो चीज़ तजर्बे से साबित हो गई उसको असल ठहराते, जो तजर्बे से नाकाम हो गई उसको असल से हटा देते। ये आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने जो फ़लसफ़े की किताब पढ़ी है मुईनुल फ़लसफ़ा, तो उसमें भी ये बहस करते हैं थानवी साहब कि अक़ल कैसे मुक़द्दम है, और फिर तजर्बा, उससे तजर्बियात, अक़लियात, ये कुछ याद है इस तरह की बहस। वो बताते हैं कि ये फ़लाँ चीज़, ये फ़लसफ़ा मुक़द्दम है तजर्बे पर। सही है, तो उसमें याद है आपको पालनपुरी साहब की किताब में ये बात, एक अक़ल, दूसरा तजर्बा, तीसरा वही। तो वो साबित नहीं करते कि ये इससे बेहतर, फिर ये इससे बेहतर। ये बिल्कुल मैं इसी बहस की तरफ इशारा कर रहा हूँ। कुछ लोगों को कुछ याद आ रहा है वापस, ये बहस जो बता रहे हैं ये वो है, वो तजर्बे की जब बहस कायम करते हैं ना, तो उसमें वो मुशाहिदात का बार बार देखना या बार बार सुनना या बार बार हवासे खमसा में से जो भी है, तो लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून बनाने के लिए तजर्बा ज़रूरी है, बगैर तजर्बियात के कोई पुख्ता नहीं होती ना, हवास के तहत आता है। लेकिन उन्होंने बहस इस तरह कायम की जो उन्होंने बताया, एक दफ़ा देख लीजिएगा, मैं बहरहाल बात इसी चीज़ की कर रहा हूँ। तो जिसके लिए आप हवादिस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या उस किताब में तजर्बियात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, ये उस चीज़ की तरफ आ गए। तो चुनाचे साइंस का लफ्ज़ ईजाद हुआ यहाँ से, साइंस लफ्ज़ इल्म का तर्जमा अंग्रेज़ी में साइंस के साथ शुरू हो गया कि इल्म साइंस है, और साइंस की तारीफ़ है, याद है किसी को माशियात में और कई सारे दुनियावी उलूम जब शुरू होते हैं तो साइंस की तारीफ़ शुरू में करते हैं, मुशाहिदात और तजर्बात से साबित किए जाने वाला इल्म है। तो चुनाचे उसमें वो ये भी कहते हैं कि जैसे हमारे मुशाहिदे बदल जाएंगे तो हम बात भी बदल देंगे, और इसको वो अक़ल की बुनियाद ये बनाते हैं, और वो खालिस अक़ल की बुनियाद पे चीज़ें किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें अक़ल से ही सिर्फ चला रहे थे। तो ये एक बारीक सा फ़र्क और ज़हन में आ गया। तो ये निशात सानिया थी, इटली से शुरू हुई, और इसमें उन्होंने आर्ट भी इतनी दोबारा ज़िंदा की, बहुत सारे पेंटर्स लोगों ने पेंटिंगें बनाई, और इन्होंने इस बात की बुनियाद डाली कि क्लर्जी मुल्ला की खैर नहीं है, मुल्ला जो है वो बात हमेशा सही नहीं करता, ठीक है। तो चुनाचे इन्होंने अपने क्लर्जीज़ को, अपने पादरियों को गलत करार देने की जो तहरीक शुरू की और उनको सवाल उठाने शुरू किए, तो ये इस वक्त से, इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो जो कह रहे थे लोग चुप करके मानते थे, कह रहे थे भाई जो बता रहे हैं उन पर इल्हाम भी होता है, सब है, खुदा का उन पर हाथ है और पादरी का भी उन पर हाथ है, तो चुनाचे वो गलत बात तो नहीं करते। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये भी बड़े गड़बड़ लोग हैं, काफ़ी गड़बड़े हैं, और इसके खिलाफ जो बाकायदा बड़ी तहरीक शुरू हुई है वो ये निशात सानिया की है, जिसका मजहर आज तक के जो अक़लियात हैं मगरिब की वो यहाँ से है। टॉपिक के साथ जोड़ते हैं, अभी टॉपिक के साथ जोड़ना ये है कि फ्यूडलिज्म की हम बात कर रहे थे, जागीरदारी। तो जागीरदारी की हिस्ट्री के तहत हम चले थे कि वो ज़माना कौन सा है, ये वही ज़माना है जब निशात सानिया हुई, लोगों ने दोबारा से मेहनत शुरू की और कहा कि भाई अब हम अक़ली बुनियादों पर अपनी
माशरे की बुनियाद डालेंगे और पादरियों की बुनियाद पे नहीं डालेंगे। ठीक है, ये इससे पहले की चीज़ें ज़्यादा हैं। देखिए ज़्यादा आप खुद देखें ना, अगर माशरे में किसी की कुछ सुनता ही ना हो तो उसकी लड़ाई आलमी सतह की कैसे हो सकती है? एक आदमी है वो लड़ रहे हैं, 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, सही है, या 1000 2000 लोग आपस में लड़ रहे हैं, कभी वो हेडलाइंस बनेंगी? ये उस वक्त का वाक़या है जब यही क्लर्जी सब कुछ थे, तो क्लर्जी पे क्लर्जियों ने इश्काल किया। सही है, प्रोटेस्टेंट कहते हैं हम लोग मजहबी निशात की तहरीक हैं। वो कहते हैं कि पहले इवेंजलिज्म, चले बागिया पुराना जो है, हम कैथोलिक्स की बात करते हैं, कैथोलिज्म एक फ़िरका है उनका। वो कहते हैं कैथोलिक्स ने जो मज़हब की सूरत हाल बना दी है वो बहुत ख़राब है, हम उसको बेहतर करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अक़ल को जगह देंगे। आप कह सकते हैं कि निशात सानी की तहरीक से उनके भी ख़यालात कुछ मिलते थे, तो उन्होंने तजदीद मज़हब पे काम किया और प्रोटेस्टेंट का फ़िरका अलग बनाया। उसने बहुत सारी चीज़ें जो खालिस किस्म के तवाहुमात थे उनसे अलग किया और कुछ न कुछ अमली नौयत की चीज़ें सामने की, और जिनको सियासी पनाह भी मिली और सियासी तौर पर जिस मज़हब को इख्तियार किया गया वो बाज़ंतीनियों ने किया। तो ये जो आजकल का तुर्की और ये इलाका है, तो वहाँ से ये और भी मजबूत हुए प्रोटेस्टेंट। और इनकी ऐसी सख्त लड़ाई थी कि कह रहे थे मुसलमानों को तो दे देंगे जगह, उनसे तो मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। तो ये इनकी आपस में इतनी सख्त किस्म की फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ थी। तो क्योंकि ये लोग थे ताकत में थे ना, गवर्नमेंट जो थी उनके साथ घूमते फिरते थे, आते जाते थे, और उनके साथ ताकत इनको भी शामिल थी बहुत ज़्यादा। ये अच्छा आपने प्रोटेस्टेंट का भी साथ हाथ के हाथ लिया है। तो ये मिडिल एजेस के वाक़यात हैं, बिल्कुल उसके अवाखिर में वाज़े हो गए थे। आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट फ़िरके का वजूद भी एक तरह से इसकी तरफ रास्ता हमवार कर रहे हैं ये वाक़यात, अकल को बहुत वाज़े करने के। तो ये तो वो तहरीक है कि जिन्होंने कहा बस काम ही नहीं है चर्च का ना, बिल्कुल मज़हब का इनकार करने वाली जो सूरत हाल है, जो सेक्युलरिज्म पे उसकी इंतहा हुई है, वो ये चीज़ है जिसको वो निशात सानिया कहते हैं। असल में वो तो फ़ख्र से कहते हैं ना, वो फ़ख्र के बायस कहते हैं कि हम लोग दोबारा से हमने अकल को रिवाइव किया और आज उस अकल की वजह से हम दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, और अकल के हमने जो नमूने बनाए थे उनके हिसाब से और जो तरीक़े और ईजाद किए, जो ख़यालात, वो हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है और उस पर सब चल रहे हैं। तो वो बड़ा खुशी से इसको जिक्र करते हैं। तो ये एक तारीख़ी माशी तरक्की के, हाँ सही, अच्छा ज़बरदस्त सवाल है कि भाई इनको अपने इशारे सानिए करते रहते। भाई ये जो भी बात कर रहे थे, ये कह रहे थे हम अकल को रिवाइव कर रहे हैं, हम अकल से बात करेंगे। वो तो कह रहे थे हम अकल से बात नहीं करेंगे, हमने जो किताब में देख लिया वही असल होगा और उसकी जो ताबीर क्लर्जी करेगा वही दुरुस्त होगी। जैसे आप कहें कि यार मिस्टर को क्या ज़रूरत है मुल्ला से लड़ाई करने की, सही है, उसकी अक्सर लड़ाई इसी मामला पर होती है कि भाई मेरी अकल ये कह रही है बस इसी पे मैंने चलना है। वो कहता है नहीं भाई, अकल को नहीं देखना, आपने वही को देखना है। ठीक है, तो चुनाचे वो कहते हैं पार्क बनाना मुनासिब लग रहा है किसी को, तो ये लड़ाई हुई थी तो और भी क्या एंगल इख्तियार कर देती है। मैं आपको कुछ मिसालें बताता हूँ। हालात ये थे जमूद के अकल के अंदर, वहाँ के मजहबी लोगों के, ठीक है, जैसे कि अब हमारे जो ना मुल्लाओं पे एतराज़ होता है कि इन लोगों में फंडामेंटलिज्म है और तरक्की पसंद नहीं करते, तो ये हकीकत में खुद देख कर आए हैं सारी चीज़ें। वो ये कैफियत थी कि दूरबीन किसने ईजाद की है? गैलीलियो, सही है, फल्क के अंदर रसदगाहें जिसने बनाई है, बुनियाद डाली है, इसको फांसी से लगा दिया था उन्होंने। कहा ये क्या है, क्योंकि इसने बात शुरू कर दी थी कि दुनिया तो गोल है। हालांकि क्लर्जी लोगों के उस वक्त के मुल्लाओं के ख्याल थे कि भाई हम तो दुनिया की बुनियाद हैं और जो ना गोल कैसे हो सकता है, सीधा हो सकता है। हाँ, फिर एक और लड़ाई हुई थी, मुझसे कुछ बातें मिक्स भी हो सकती हैं इसमें, किसने क्या बातें की थी। इस तरह 3-4 और लोग भी हैं जिनको उन्होंने मार दिया था। मसलन डा विंची एक बड़ा मशहूर बंदा है, ऐसे कई लोग इन्होंने कत्ल किए हैं। मजहब वालों ने लगाते थे वो गलत बात कर रहे हैं, उल्टा लटका दिया। तो एक नज़रिया था जिसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई है मजहब की, और सेंट्रलिज्म, इस नज़रिए के ऊपर भी बहुत सारे बंदे लटके गए। ठीक है, उन लोगों को कत्ल कर दिया गया कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि अर्थ सेंट्रलिज्म से कहता है जो सूरत दरमियान में है। आप लोगों को याद हो तो ये फल्कियात में शायद आप लोगों ने भी वो वाली किताब पढ़ी जिसमें वो कहते हैं कि पहले ये ख्यालात थे कि दुनिया है, फिर उस पर फलक अव्वल, फलक सानी, फलक 7 अफलाक हैं, प्याज के छिलकों की तरह करके वो मिसाल लिखी होती है। अच्छा, मोइनुल फलसफा में बात पढ़ी थी। खैर उस फल्कियात में भी है। आप लोगों ने कौन सी फल्कियात पढ़ी है? फ़हम में है, तफ़हीम में नहीं है। मैंने चंद वाक़यात बताए, दुनिया के दरमियान का होना, साइंसी तरक्कियों की बातें करना और बहुत सारी जो, क्योंकि भाई ये तो हम वैसे भी मानते हैं कि तौरात ज़बूर की जो कैफियत है वो असल हालत में नहीं है, बहुत ज़्यादा तहरीफ शुदा किताबें हैं। और कुरान पाक ऐसी किताब है अल्लाह ताला ने जिसकी तहरीफ ना होने का अपने ज़िम्मे लिया है। तो बहुत तारीफ़ात थी, लेकिन जो चीज़ें मौजूद थी, जो तशरीहात के मुताबिक किताब समझी जाती थी, उसके मुताबिक जो नहीं था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफात हुए। तो ये इख्तलाफात की बुनियाद बनी। ठीक है यार, इसके ऊपर गेमें भी बहुत ज़्यादा बन गई हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ कुछ। आपने ये फ्री मेसन्स का नाम सुना होगा। तो फ्री मेसनरी की बात करते हैं। ये मेसन उसको बोलते हैं जो मेमार होता है, घर वर बनाता है। तो उन लोगों ने अपनी तहरीकें बना ली थी कुछ। फिर क्लर्जीज़ की अपनी बड़ी तहरीकें मशहूर हैं और इसी की बुनियाद पे इल्यूमिनेशन की तहरीक है। सब लोगों को दोबारा से इनलाइटमेंट
और इल्यूमिनेट करना, हमने उनमें रोशनी दोबारा फूकनी है, वो अंधेरे में आ गए। ठीक है, तो वो इसी तरह की तहरीकें उस ज़माने की हैं। और मज़हब को उनकी काफ़ी अच्छी ठीक ठाक लड़ाई झगड़े हैं, इसके ऊपर बहुत नॉवेल हैं, बहुत सारी गेमें हैं। असैसिन्स क्रीड, ये बड़ी ज़बरदस्त पूरी सीरीज़ है गेम की। आप लोग अब गेम खेलना शुरू कर दें। क्रीड का मतलब होता है मज़हब। अच्छा, तो असैसिन्स क्रीड में किस तरह असैसिनेट करते थे, असैसिनेशन की क्या तारीख है। हशीशन से वो लफ्ज़ निकला है, हशीश पी के बंदे कत्ल करके आते थे। सलाउद्दीन अयूबी को भी कत्ल करने के लिए कितने सारे हशीश पी के बंदे आए थे, अब्दुल मलिक बिन सन्नान, और ये बात तो करीब करीब की सारी वही चीज़ें हैं। तो छोटे छोटे तारीखी वाक़यात हैं, लेकिन बड़ी जो चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी, गेम का नाम भी लिख दी ताकि आप लोग बाद में जाके खेल लें। ये मुख्तसर मैंने तारीख बता दी कि जागीरदारी वो ज़माने का टाइम है। फिर माशी तौर पर हालात क्या थे, ये तो मैंने थोड़ा माशरत बता ली कि बड़ी चपकलिश का ज़माना था। मज़हब, उनका मज़हब और उनकी जो अकल थी वो इस वक्त एक दूसरे के मुकाबले में आके खड़ी हो चुकी थी, ये वो ज़माना था। और दौलत की कैफियत ये थी जो हमारे माशियात का ताल्लुक़ है जिसके साथ, वो ये है कि जागीरदारी पे चल रहा था सब कुछ। जी, जागीरदारी मतलब क्या है? नहीं, हाँ ये मज़हब के साथ ही तकरीबन कह सकते हैं भाई। ये तो मिला जुला था ना, इनको तो पैसे से मतलब था। ये हम नहीं कह सकते कि कौन किसके साथ था, ये इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है ख़ास। ठीक है, लेकिन इससे पहले मिडिल एजेस के अंदर मज़हब बहुत ताकतवर था, ये बिल्कुल वाज़े तौर पे कह सकते हैं। ये वो ज़माना है कि जब मज़हब अपनी ताकत छोड़ रहा था और दूसरी चीज़ें आ रही थी। बड़ी हुकूमतें ख़त्म हो चुकी थी, बहुत बड़े बड़े मराकिज़ नहीं रह गए थे, छोटे छोटे इलाके थे, वहाँ पे अपने अपने जो ना मुकामी लॉर्ड्स थे, छोटे छोटे लोग थे, उनके ज़रिए से वो फ्यूड्स कहलाते थे, फ्यूडलिज़म उन पे चलती थी। तो फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, मुकामी जो ना बड़े बड़े लोग, तो जागीरदार वो मज़ीद छोटे जागीरदारों को ज़मीनें देते, वो उनसे पैसे वसूल करते, फिर वो जागीरदार आगे मज़दूरों को रगड़ा लगाते और कुछ उनको पैसे दे देते, बाकी सब उन्हीं का होता। तो ये निज़ाम चल रहा था। तो कुछ एक तरफ होंगे, कोई दूसरी तरफ, लेकिन बड़े सतह पे कुछ था ही नहीं ना। अब आप खुद यूरोप को भी देखें ना अगर नक्शे में, तो कोई भी मुल्क इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं। यूरोप के किनारे से दूसरे किनारे में आप जितनी पाकिस्तान के किनारे दूसरे किनारे सफ़र करेंगे, इतना यूरोप में भी हो जाएगा। कोई साइज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। अगर रूस को निकालें तो बाकी यूरोप तो इतना बड़ा नहीं है, छोटे छोटे इलाके हैं। तो सल्तनत रूम जब थी वो इतने बड़े ऐसा तो नहीं था, छोटा सा इलाका था, बहुत बड़े इलाके थे। तो ये फ़र्क था। तो अब ये किसी के साथ ये नहीं थे, लेकिन माशी कैफियत जागीरदारी की थी, जो हमारा माशी मौजू भी है। तो इसमें होता ये था कि फ्यूडल्स जो होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स, ये अपनी ज़मीन छोटे जागीरदारों को दे देते, और छोटे जागीरदार जो होते वो मज़दूरों से मेहनत कराते, और अवज़ में बस तकरीबन सूरत हाल जैसे होती है कि बस वो बमुश्किल ही ज़िंदगी गुजारते, सारा हिस्सा जो होता वो इनके पास ही आ जाता। चुनाचे क़ुव्वत का मरकज़, दौलत का मरकज़, क़वानीन का मरकज़, ताकत का मरकज़, वो सब कुछ जो होते हैं वो जागीरदारी होते, ज़मीन जिनके हाथ में होती है। ठीक है, तो ये तरीक़ा चल रहा था। और आप सोच रहे कि ये वो ज़माना है, इंडिया नौआबादियात की भी बुनियाद इसके बाद पढ़ना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, इधर उधर जाके भी चीज़ें करने लगे, तो इसके असरात रहे। अगर से हम कैपिटलिज्म में भी इसको लेके जाएंगे, लेकिन नौआबादियात में इन्होंने, कोलंबस ने मसलन अमेरिका दरियाफ़्त कर लिया, अमेरिका में जाके भी इन्होंने यहाँ से बंदे ग़ुलाम पकड़ पकड़ के ले जाते, वहाँ पर उनसे काम करवाते। तो जिसके पास ज़मीन होती तो उसके पास पैसा होता। ठीक है ना, अमेरिका को जना वो कहते थे भाई ब्लैक गोल्ड, वहाँ पे कोयले निकलते थे, काम करवाते लोगों से, ज़मीनों में काम कराते, लोग बड़े जल्दी जल्दी बहुत मालदार हो जाते थे। लेकिन यही जुल्म और तरीक़ा यही था कि भाई बंदे पकड़ के ले जाने हैं, वहाँ उनसे जना जबरी मेहनतें करानी है। जो ये ज़्यादा जल्दी जितना ज़्यादा करा लेता, उतनी ज़मीन आबाद करता, उतनी दौलत पैदा करता और ज़्यादा हिस्सा अपने पास रखता। तो ये जागीरदारी का निज़ाम है मुख्तसर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटलिज्म के ऊपर। कैपिटलिज्म 1700 के बाद का ज़माना है जो ताहाल चल रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ आपको, इत्तेफाक है, थोड़ा जुमला मोतरज़ा ही सही। ये आप देखें, रेनेसां के ज़माने में आपको आर्ट्स ही आर्ट नज़र आएंगी। यूरोप की आर्ट्स, यूरोप के बुत लोग देख के कभी एतराज़ नहीं करते। मुसलमानों के बुत दौरे देख लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं, तो कहते हैं मुसलमान तो इसमें पड़े हुए थे ना, तो इनकी तरक्की कहाँ से होती है। क्या ख्याल है? एतराज़ अक्सर सामने आता रहता है तो हल्कों में कि हमारे जितने बादशाह थे सारे मुगलों ने, तो वो अच्छे जना अच्छे डिज़ाइन, सारे शाही महल बना हुआ नज़र आएगा आपको, शाही किला, और ये चीज़ें इन चक्करों में लगे हुए थे, और जो है उन्होंने अनारकलियाँ नचा रहे थे, इन कामों में लगे थे, तो फिर क्या तरक्की क्या उनकी? भाई ये तरक्की शुमार की जाती थी। जब यही बात हम वहाँ पे करते हैं ना, रेनेसां और निशात सानिया, तो वो कहते हैं कि भाई हमने देखो ये तरक्की यहाँ से शुरू की है। तो देखें, पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में। सेम वही सारी चीज़ें जब वो कर रहे हैं, तो अब वही लोग जो उनसे मुतासिर है कहते हैं देखो वो इन चक्करों में नहीं पड़े हुए, वो लोग ज़मीनें कब्जा कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, हुकूमतें फ़ौजें बना रहे थे, और उन्होंने जो है प्रिंट की टाइपराइटर ईजाद कर लिए थे। या आप लोगों ने एतराज़ात सारे पढ़े होंगे, टाइपराइटर जो होते उससे लोग मजमून लिखते, अखबारात छपने लगे। यहाँ के बादशाहों को टाइपराइटर पसंद ही ना आया, उन्होंने कहा ये कितना गंदा ख़त है,
और हाथ की लिखाई का एक अपना हुस्न होता है, हाथ से लिखे जाए चीज़ों के छापे सिर्फ हाथ से होने चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसी बातें करते हैं। तो ये फ़र्क है। तो ये ज़ौक़ जमालियात वगैरह ये सारा कुछ उन्होंने भी किया है। चुनांचे आप यहाँ पे इटली, रोम में और बाकी भी यूरोप के इलाकों में जाके देखे तो बुत ही बुत भरे हुए हैं। सारे म्यूज़ियम में यही कहानियाँ सारी उन्होंने भी की हैं। कोई ये इसी चीज़ को वो भी समझते हैं कि ये तरक्की की अलामत है, क्योंकि इफ़ादा है ना मकसद हयात। तो तकसीर इफ़ादा के पीछे वो भी चल रहे थे, तो हमारे वाले भी चल रहे थे। तो चुनांचे एक को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, एक ही हरकतों में दोनों लगे हुए थे। दुनिया के फ़ायदे में जब आदमी जाता है तो कोई उसकी इंतहा नहीं है, तो चुनांचे तबलीग में लग जाए, वो आखिरत का फ़ायदा मुकद्दम रखें। अब आ गई सरमायादारी 1700 से ताहाल। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की उस वक्त क्या कैफियत थी। बात यह है कि माशियात यूरोपीय इल्म है ना, तो उसके तहत अबहाज भी उन्होंने जमा किए, वो यूरोपीय अंदाज में जमा किए हैं। तो ये तारीखें भी हकीकतन देखा जाए तो ये यूरोप की तारीखें हैं, यूरोप और उससे मुल्हिका। अब ये देखें ना, कोलंबस आगे तो अमेरिका भी इन्होंने ईजाद की, तो वो भी उन्हीं की तारीख में आ जाएगा आगे मजीद। वही उन्हीं की नस्लें, वहीं उनकी बदमाशी से चली वो जगह, तो वैसे ही होगी। तो मुसलमानों की या इसी तरह ओरिएंटलिज्म और ऑक्सीडेंटलिज्म, इसका फ़र्क आपने सुना कभी? ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल नहीं, मुस्तशरिकीन तो अलग है, ये वैसे ही मशरिकी को बोलते हैं, और ये मगरिबी। तो ये जो लोग मगरिबी, ये मज़हब के अलावा भी मशरिकी में मसलन चाइना भी आ जाएगा, जापान भी आ जाएगा। तो मशरिकी तारीख को लोग अलग करते हैं मगरिबी तारीख से, और कहते हैं ये दो बिल्कुल डिफरेंट एक इलाके चलते रहे। तारीख़ी एतबार से इन लोगों की काफ़ी जना जो इर्तिक़ा में काफ़ी ज़रा फ़र्क आया है, जिसकी वजह से सोचों का भी फ़र्क है। जो जमालियात इनकी हैं वो उनकी नहीं है, जिस बुनियाद पर वजह उसकी बहुत बड़ी कि मिडिल एजिस से ही जो वहाँ की जहनीत बनी है वो बहुत मुख्तलिफ है। इसके लिए मैंने कहा भी आप थोड़ी सी रोमन एम्पायर को अगर देखें तो बड़ा वाज़ेह होगा कि ये क्या चीज़ें उस वक्त ये लोग कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को भी देख लेंगे तो आप पे वाज़ेह हो जाएगा। हाँ, ये एक तारीख़ी अमल है। फ़वाइद और नुकसानात की कैफियत तो बड़ी वाज़ेह है ना। आप खुद बताएं कि जागीरदारी का निज़ाम जो था तो उसके अंदर मज़दूरों की तो कैफियत अच्छी नहीं होगी या होगी, और क़ुव्वत का सारा मरकज़ जो था वो कौन लोग थे? ज़मीन वाले लोग थे। दौलत बनाने के 4 अवामिल हैं, अनासिर हैं, अनासिर अरबा में से सारी जो इज़्ज़त थी वो ज़मीन की तकरीबन थी, क्योंकि ज़मीन से ही सब कुछ निकलता था, और जिसका ज़मीन पे ज़्यादा कंट्रोल होता है और अच्छी ज़मीन पे होता तो वो ज़्यादा फ़ायदा उठा लेता। मेहनत जो थी वो जबरी ज़्यादा थी। आम सूरत हाल ये थी कि जबरी मेहनत जो थी वो गालिब थी, और खुद से इतना मेहनत का रिवाज नहीं था, क्योंकि सब पकड़ पकड़ के काम करवाते लोग, अपने बंदों से इतनी मेहनत नहीं हो सकती थी जितना माल कमाने का शौक था। तो ये एक ज़माना है जो तारीख का हिस्सा है, और बिलखुसूस यूरोपी तारीख का। कोई इसके कोई ऐसा माशी निज़ाम तो नहीं है ना ये कि इसके नुकसानात और फ़वाइद की कोई अलग से फहरिस्त बनाई जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये मैंने कहा भी था तारीख आप पीरियड समझे इसको, कि हमारे निज़ाम में ये सारी चीज़ें हमारे निसाब का हिस्सा है, तो हमने निसाब की हैसियत से करिकुलम कवर कर रहे हैं। और कैपिटलिज्म आ गई। सरमायादारी ये निज़ाम है कि जब 17वीं सदी के आगे से अब ये कैफियत बन गई है, ये वो ज़माना है तकरीबन ना, इसमें अब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है। सही है, तो जिसको लोग कहते हैं कि भाई क्या इजाद हो गया, इंजन की इजाद की बात करते हैं ना लोग। तो भाप से इंजन चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने पता चला कि भाई इंजन कैसे बनाते हैं। इंजन मतलब कोई भी मोटर, तो अब तमाम चीज़ें मोटर से ही चलती है ना, ये मोटर से चल रहा है। जितनी भी मशीन है तो मोटर इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो मोटर में पहले ईंधन जो ना वो कोयला जलाकर और मुख्तलिफ चीज़ें हरारत हासिल करके तो तवानाई को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना शुरू किया। थोड़ा सा आगे जाके फिर बिजली भी बाकायदा ईजाद हो गई। बिजली अमेरिका में ईजाद हुई, किसने ईजाद की है? तो निकोलस टेस्ला जो है, एक बिजली बनाने वाला वो बंदा भी है, लेकिन उसने DC बिजली बनाई है, AC नहीं। हाँ जी जी जी, तो निकोलस टेस्ला नाम है उसका। और एक और फ़र्क भी है। अच्छा, अब जागीरदारी, इंजन की ईजाद और ये ज़माना, यानी लोगों ने जो तवानाई है उसको अपने वर्ष में कर लिया था, अपने तरह से उसको कंट्रोल करने लग गए, इनके कंट्रोल में आ गई। तो ये इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। तो अब इंडस्ट्रियल एज शुरू हो गई, जो अफराद हाथ से काम करते थे अब इंडस्ट्रियल सतह पे होने लगे। तो चुनाचे एक माशी इस्तिलाह इसके लिए अब इस्तेमाल की जाती है। आप लोगों ने माइग्रेशन का लफ्ज़ तो सुना होगा ना। माइग्रेशन किसे बोलते हैं? हिजरत और नकल मकानी। ये एक उस वक्त तब्दीली आई, तो चुनाचे ये यहाँ से यहाँ कैसे आए लोग, बिल्कुल यही जवाब मैं आपको बता रहा था। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसको लोग बोलते हैं वर्टिकल माइग्रेशन। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुमकिन है उर्दू तर्जमा भी कर लेते हैं, ऐसे लफ्ज़ी से ही कर रहा हूँ। उमूदी हिजरत क्या मतलब हो सकता है इसका? उरूज से जवाल की तरफ भी हो सकता है, या फिर जवाल से उरूज की तरफ भी हो सकता है। हाँ, मरी से बारकू से मरी। हाँ, तो उफ़क़ी भी है ना इसमें तो काफ़ी सारा। ये तो ऐसे हो सकता है कि एक ही फ्लैट में आदमी एक पहले फ्लोर से 100वें फ्लोर पे चला जाए ना, 20वीं माले पे शिफ्ट हो जाए, तो ये वर्टिकल हो जाएगी। ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है माशियात के डोमेन में। जब होती है तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि बाकायदा तौर पर तकसीम शुमार की जाती है, जिसके ऊपर काफ़ी तरीक़ों से इसको समझाया गया है। इसके ऊपर
मूवीज़ भी बनी हुई हैं, गेम्स भी हैं, ये एक बड़ी आमूमी एक जना पता है। और हकीकत भी है कि लोग जो होते हैं, हर आदमी को अल्लाह ताला ने दुनिया में जो निज़ाम बनाया ना, कोई ऊपर है कोई नीचे है, वरफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दराजातिन, तो देखें दराजात और मंजिलें भी इसमें आ गई हैं, माले भी आ गए और अफराद भी आ गए। तो यहाँ पे एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर जो नकल मकानी है ना, आदमी माशी लेडर के ऊपर, माशी सीढ़ी के ऊपर, इकोनॉमिक लेडर के ऊपर नीचे खड़ा है, ऊपर खड़ा है, ऊपर खड़ा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ना, तो इसको आमूदी हिजरत से ताबीर करते हैं। माशियात के साथ ताल्लुक़ है ना, माशी तौर पर एक आदमी ऊंची सीढ़ी पर है, यानी कि वो नीचे ज़्यादा उसके कंट्रोल में है, वसाइल किसी भी किस्म के हो सकते हैं, और ऊपर है तो मज़ीद वसाइल उसके हाथ में, नीचे की तरफ है, सबसे नीचे माशी सीढ़ी पर जो होगा उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो खुद किसी के लिए बस जो ज़रूरत का गुजारा कर रहा है। तो ये जो ना अमूदी हिजरत, इस पे बात की जाती है। तो अब बात ये है कि जब 18वीं सदी और ये ज़माना इंजन की ईजाद का होता गया और आहिस्ता आहिस्ता शहर बड़े होने लगे, लोगों ने देहातों से शहर का रुख करना शुरू कर दिया, यानी कि चंद आबादियाँ सुकड़ सुकड़ के बड़ी बड़ी होने लगी। वजह ये थी कि वहाँ पे अब इंजनों के ज़रिए और मोटरों के ज़रिए से चीज़ें बनने लगी, ठीक है, बड़े बड़े काम होने लगे जो पहले नहीं होते थे। भारी भारी चीज़ें उठाई नहीं जा सकती थी, मसलन ये पुल जो है बगैर मशीनों के तो नहीं बन सकते थे ना, जो बाराकू का बाईपास आप क्रॉस करके आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है मशीनों की मोहताज थी, जब मशीनें बन गई तो सारे लोग ऐसे आ गए, जो चीज़ भी है वो बल्क में बन रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा तादाद में हो रही है। तो उस ज़माने में हुआ ये कि अब अमूदी हिजरत की रफ्तार बहुत बदल गई, जल्दी से लोग मालदार हो जाते, जल्दी, जिसके पास कोई ज़मीनें भी नहीं थी, उसने मोटर को तरीके से इस्तेमाल करके और अच्छे उसके जना ख्यालात के मुताबिक नए तजर्बे किए, तो तजर्बात में बहुत जल्दी जल्दी कामयाबियाँ मिलने लगी लोगों को, ठीक है। तो चुनाचे वक्त होते 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 एक ज़माना ऐसा आ गया कि इस वक्त जागीर से ज़्यादा कीमत जो है ना वो इंडस्ट्री की है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत का एजेंडा है कि भाई हमारे मुल्क की ज़्यादा पैदावार, GDP का ज़्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं आना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आना चाहिए। ये बात सुनी हुई है आप लोगों ने, गवर्नमेंट कह रही है, और गवर्नमेंट ये कहता है एग्रीकल्चर में ये भी आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, मसाइल होते हैं, फिर जो एग्रीकल्चर से माल निकलता है बाहर, उसको स्टोरेज जो करेगी वो कौन सी इंडस्ट्री करेगी? ज़मीनें पड़ा रहेगा तो भी बेकार है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब तक चीज़ नहीं जाएगी, उसकी पैकेजिंग नहीं होगी, तब तक उसकी वैल्यूएशन अच्छी नहीं मिलेगी, सही है। जिसके पास इंडस्ट्री होगी वो ले जाएगा, अच्छी पैकेजिंग करके मार्केट के हिसाब से उसको प्रेजेंट करेगा, तरीके से मार्केट करके बेचेगा, ज़्यादा पैसा वो कमाता है। तो चुनाचे सूरत हाल ये बन गई, जो बहुत कुछ उगाता भी है, जिसके पास जागीर है, जागीरदार जो है वो उसको इतना शेयर नहीं बचता, अब ज़्यादा शेयर जो है वो आजिर के हाथ में चला गया। ये इस ज़माने ने ऐसी चीज़ें जो है सूरत हाल पैदा कर दी, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे हिजरत हुई है। वर्टिकल माइग्रेशन की जो है ना, ये इससे पहले तस्वुर ही तकरीबन नहीं था, जदी पुश्ती मालदार है। तो चुनाचे बाकायदा ये तो समझा जाता था। आप लोगों ने कोई पुरानी बातें पढ़ी हो तो इस तरह के उसमें ख्यालात भी सामने आते हैं फिरौनियों की भी और जवानों के, कि बाय बर्थ राइट समझा जाता था कि एक आदमी अगर खुदाओं की औलाद से है तो वो खुदा ही होगा, ठीक है, मतलब वो खुदा तक का दर्जा ही था उनके बादशाहों का। और एक आदमी अगर जागीरदारों से तो वो जागीरदार ही है, पैदा हुआ है वो जागीरदार है। चुनाचे कितने बादशाहों के बारे में आता है कि भाई 4 साल का बादशाह है, तो बहुत कम उम्र बादशाह है, तो लोग समझ रहे हैं बाय बर्थ राइट ही इसके पास है, फलानी नस्ल का है, उसमें खून शामिल है बादशाहत का, ठीक है। कई सारी पुरानी आप अगर देखें मूवीज़ वगैरह भी, तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई जाती है कि जहन में वाज़ेह था भाई, अगर रोमन एम्पायर के औलादों में से रोमन खून दौड़ रहा है इसके अंदर, तो यही जना उस जना तख्त का वारिस यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ये ख्यालात बड़े आम थे, ठीक है। बादशाहत के निज़ाम में तो वैसे भी और ये वाज़ेह होता है, बादशाह जो होता है खूनी रिश्ते में ही आगे बादशाहत जा सकती है और कहीं नहीं जाती, ऐसा ही होता है ना। तो ये सूरत हाल थी। तो अमूदी हिजरत का तस्वुर नहीं था, जागीर इसकी बात थी हमेशा थी, नहीं थी तो नहीं थी, गरीब है गरीब ही मरेगा गरीब ही जिएगा। यही अंदाज़ा देखिए ना, इस तरह की कैफियत थी कि हिंदुस्तान में जो पहले से तबक़ाती निज़ाम बाकायदा है और वो मज़हब का भी हिस्सा बन गया। एक चीज़ इतनी रासिख़ है कि मज़हब ने भी कहा कि यार, मज़हब बनाने वाले भी जो बैठे हुए थे जिन्होंने कारीगरी की है मज़हब बनाने की, तो उन्होंने भी कहा कि यार ये तो ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। तो चुनाचे तबक़ात होते हैं, सबसे नीचे तबका कौन सा होता है? शूदर होते हैं, बिल्कुल, जो दिल को कहते हैं बॉटम लाइन ऑफ द जो ना इकोनॉमिक लेडर पे जो लोग हैं, उन्होंने मज़हब में उनको नीचे कर दिया। जो सबसे ऊपर मज़हबी लाइन में थे ब्राह्मण, तो उनको उन्होंने भी जना मज़हब में भी ऊपर किया, मास में भी ऊपर थे। तो ये इतनी कैटेगरीज यानी कि क्लियर थी, गैर वाज़ेह चीज़ नहीं थी। मैंने इसको मजहबी उससे भी दलील दे के मजबूत किया बात को। अच्छा जी, अब ये बात भी हो गई एक। दूसरा, इसके अलावा एक और चीज़ ने जो बहुत ज़्यादा सबब बनी कैपिटलिज्म को फिर मजबूत करने की, ये आप समझ लें कि हिजरत सी बात है। ये कुछ ना कुछ अब इधर आ गया, बहुत बड़ा हिस्सा अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भी आ गया। वो लोग जिनके पास ज़मीनें कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब बिग चंक ऑफ प्रॉफिट वो लेके जाते। तो ये नफ़े का बड़ा हिस्सा जो था उसमें शरीक लोग बनने लगे, जो बिल्कुल नई एक डेवलपमेंट ही, पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि ऐसे कोई तसव्वुरात ही नहीं थे। फिर इसके बाद एक वाक़या और भी हुआ कि 18वीं और इससे आगे स्टॉक मार्केट शुरू हो गई है। क्या कहते हैं इसको? बाज़ारे हिस्स, ठीक है। ये भी यूरोप की ईजाद है। अब इन लोगों ने सब लोगों से पैसा जमा कर करके
फिर तिजारत के तरीके निकाले, क्योंकि अब लोगों ने इंडस्ट्रीज देख ली, पता चल गया भाई एक तरफ ऐसी चीज़ें बना के तजर्बे, बड़े कामयाब तजर्बे होते हैं, ज़मीन भी नहीं लगती और आदमी मेहनत करके दिमाग चला के कारीगरियाँ करके बहुत पैसा बना सकता है। तो चुनाचे बड़े बड़े तजर्बों के बड़े बड़े एडवेंचर्स करने का सोचा, भाई यूँ करते हैं, यूँ करते हैं, नए नए कैपिटल जो ना, लेकिन उसके लिए चाहिए था बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारा सरमाया। इतना सारा सरमाया कहाँ से लाएगा एक आदमी, कितना सरमाया ले आएगा? तो बल्क में सरमाया उठाने की जो सूरत हाल बन गई वो ये है। उसमें फिर जाके लोग नए नए तजर्बे करते हैं, मसलन लोग उन पैसों से कश्तियाँ बनाते, बड़ी बड़ी जहाज रानियाँ करते, वो जहाज लेके मुख्तलिफ जजीरों पे जाते, वहाँ से कुछ लूट घसूट के लाते, वहाँ पे कोई खजाने ढूंढते, तलाश करते, कहीं कान मिल जाती किसी सोने की, कोयले की, किसी चीज़ की। किसी इलाकों में जाते, कमज़ोर लोग होते वहाँ पे उनकी ज़मीनें अच्छी होती है, आहिस्ता आहिस्ता जाके वहाँ ताल्लुकात बना के, दोस्तियाँ लगा के तिजारत करते। कहीं कमज़ोर लोग होते तो मार पीट के वहीं से उनको ही काम पे लगा रहे थे, या बंदे ही पकड़ के ले आते, उनको मुफ्त के मुलाजमीन मिल जाते। क्या ख्याल है? ये सूरत हाल तो चल रही थी। तो नजर आया कि ये चीज़ होगी, लेकिन अब बड़ी सतह पे क्योंकि करने लगे तो उसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए था, बड़े तजर्बे थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, सही है, हमारी तो तारीख का अपना ऐसा जाती तारीख है कि हम लोग उनसे पिट के ही जनाब नीचे बच गए हैं जो पीछे पैदा हुए हैं। तो अब ये बाजार हिस्सा से ही निकल के आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, कंपनी का लफ्ज़ भी यहीं से बना है कि भाई ये वो लोग थे कि जो बहुत सारे लोगों का पैसा जमा किया उन्होंने, और उस पैसे के ज़रिए से पूरी कंपनी बनाई, निज़ाम बनाया, अफराद बनाए, और उनके ज़िम्मे लगाया कि भाई आप जाएँ फलाने इलाकों की तरफ, अब जो ना तलाश शुरू करें और वहाँ पे से कुछ माल कमा के लाएँ। अब उनके ज़िम्मे होता है कि भाई सारे पैसे जिन लोगों के लगे हुए हैं तो उनको हिसाब देना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और जैसे आम तरीके होते हैं सारे, तो उसके हिसाब से दौलत की तकसीम के जो जदीद निज़ाम जो शुरू हो गए, ये निज़ाम आया तो मज़ीद सरमाएदारी को बाकायदा तौर पे रीढ़ की हड्डी मिल गई। अब सरमाया जमा होता, पब्लिक फंड्स एक साथ जमा होते, लेकिन वो प्राइवेट इक्विटी के तहत आते, बहुत सारे लोगों का सरमाया, और वो एक प्राइवेट फर्म आती, शख्स कानूनी। ये बहस पड़ी है, तकी साहब भी लिखते हैं शख्स कानूनी की क्या हैसियत होती है, शख्स नहीं है लेकिन फिर भी शख्स है, उसकी भी मिल्कियत होती है। लिमिटेड कंपनी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी अगर दिवालिया हो गई तो फ़र्द की ज़ाती मिल्कियत को नहीं लेके जा सकते, कंपनी की अगर मिल्कियत में जो जो चीज़ें सिर्फ वो जा सकती हैं, कोई ऐसी बातें पता ही नहीं पता। लिमिटेड कंपनी किसी कहते हैं? प्राइवेट लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, HBL लिमिटेड, जो ये क्या होता है, अल्फला बैंक लिमिटेड, लिमिटेड क्या होता है? महदूद जिम्मेदारी। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये मैं आपको बाजार हिस्सेस के तहत चला रहा हूँ जी, कैपिटलिज्म के जो बुनियाद के अवामिल है, ताकि आप मौजू से जुड़े रहें। ये लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि एक आदमी ने दूसरे से पैसे उठाए, इस बाज़ार में तो बिलखुसूस उठाए ना, काम यही था, पैसे उठाते थे। तो चुनाचे अब जो जदीद तरीका है पैसे, आप वैसे बताएं, अगर बिलफर्ज आपको कोई कारोबार करना हो जिसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए सरमाए की ज़रूरत हो, तो आप लोगों को किसी का 1 करोड़ रुपए तो नहीं है, तो वैसे इधर अपनी अपनी राय दें कि पैसे जमा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। हाँ, कर्जा ले सकते हैं, और हाँ कर सकते हैं चोरी वोरी, लेकिन चोरी करने के लिए भी हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए जमा किया ना, ताकि इनसे वो प्लान बनाए कि बड़ी चोरी करेंगे। सही, वो यही कर रहे थे तकरीबन, चोरी चकारी की है, यहाँ से माल लूट घसूट के ही गए। और मुजारबत पर ले सकते हैं, इस्लामी तरीके चले सामने आ गए, किसी से ले सकते हैं, इसको कह सकते हैं इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हैं शेयरिंग के ऊपर। तो एक ये बता दिया, और भी कोई बता सकता है? शिरकत मुजारबत को एक ही तरह ले लेते हैं हम, सही है, करीब चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीफ फ़र्क नहीं है इन दोनों में। तो भाई चंदे की बड़ी वैल्यू है, चंदे की बात चली थी तो अंग्रेज़ी में तीनों को हम लिख लेते हैं, ये 3 ही है, बनते भी 3 ही है, सही है, हकीकत में भी है। आप मज़ीद इसके खिलाफ कोई चौथा भी ढूंढ के लाएँ ताकि मैं लाजवाब हो जाऊँ। अच्छा जी, एक हो जाएगा। आप लोगों ने जो सबसे पहले पसंद किया वो चैरिटी था। ये ऐसे पैसे हैं जो फ्री मनी है, बस आया जाना वापस नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं, सब अपना ही है। दूसरा जो है वो हो गया लोन। चैरिटी का नतीजा, इसके एवज़ में कुछ भी नहीं जाता, इसके एवज़ में इंटरेस्ट जाता है, सीधी सी बात है। इस्लाम ने इसकी जगह ख़त्म की तो वो दूसरे को भी तीसरे में अब डालने की कोशिश करे। तीसरा वो होता है, एक कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। आप लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे कभी, अल्लाह ने तौफीक दी तो उसमें 3 चीज़ आएंगी। एक कंपनी का जो खाता होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी जो होती हैं, जितनी पर स्टॉक मार्केट की कंपनी है, जिनके ऊपर कानूनी तौर पे लाजिम है हर जना सहमाई के ऊपर वो अपना जना रिलीज करते हैं कि भाई हमारे असासे क्या है, क्या चीज़ें। तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं एसेट्स, दूसरे को बोलते हैं लाइबिलिटीज़, और तीसरे को बोलते हैं इक्विटी। समझ आई? ये एक मुसावात बनाई जाती है, जैसे रियाजी की मुसावात होती है, EQUITY, इक्विटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। 18 उधर कर देते हैं। ये मैं आपको लिमिटेड लाइबिलिटी भी चला रहा हूँ, बाजार हिस्सेस भी चला रहा हूँ, कैपिटलिज्म भी चला रहा हूँ, ये सब साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो आपके इंसाफ का हिस्सा है, ज़रा तवज्जो रखें, ये इधर उधर नहीं चला गया हूँ मैं। तो इक्विटी कहते हैं, आप कह सकते हैं रासुल माल। आपसे मैं करीब तरीन ला रहा हूँ, शायद कोई गलती हो जाए उर्दू बनाने में तो आप सही कर दीजिएगा। यहाँ कहते हैं असासे अदायगियाँ, या आप कर्जाजात भी कह सकते हैं, मैं उसके मुताबिक कर्जाजात लिख लेता हूँ, अदायगियाँ वैसे कहते हैं इसको, तो कर्जे
खुद बताए ना आदमी का असल माल क्या है, खुद सोचे। एक आदमी के बहुत सारे पैसे हैं, कोई गाड़ियां हैं हजारों, कोई फ्लैट, कोई जना ज़मीनें हैं, कोई अफरादी क़ुव्वतें हैं, कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके नाम पे, तो सारा कुछ। तो उसका असल में क्या होगा तस्वुर करें तो ये इज इक्वल टू लिखा है जी मैंने, और ये माइनस है, मनफी का निशान है और ये मुसावात का निशान है। तो उसके असल माल उसका क्या होगा असल में? हाँ, असासों में से कर्जे निकालेगा तो उसकी असल निकल आएगी। क्या है, हो सकता है इतने कर्जे लिए हो पता भी है, इतना सर्कल चल रहा है। ये वही बड़ी मजे की मिसाल बताता हूँ, हमारे खानदान के मेरे रिश्तेदार है, एक साहब हैं, क्या वो भी पता चला वीडियो देख रहे हो, तो उनकी ये वाक़या है कि कई साल से तिजारत करते 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 हालात ऐसे हो गए, समझ से बाहर हो गई कि क्या करना है। उनका महीने का टर्नओवर 5 से 7 करोड़ रुपए, 5 से 7 करोड़ रुपए एक महीने में घुमा देते हैं वो, कम से कम भी, या इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये कम से कम है। लेकिन अभी उनकी कैफियत पता क्या है? वो ये था कि वो मनफी 4.5 करोड़ रुपए में उनका असल माल था। क्या समझ में आई? जब असबाब मईशत ऐसे होते हैं ना गुंजलक, तो ये भी हो जाता है। कैपिटलिज्म के साथ ये भी बरकत आई है साथ, ठीक है। तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, जोर लगा रहे हैं, और मार्केट में फला फला साहब, फला साहब, फला साहब, सही है, ऐसे लोगों की ज़बान पे उनका नाम होता है और बड़ा कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। तो कर्जे भी लेने के लिए लोग बखुशी तैयार है। एक आदमी को 4.5 करोड़ रुपए मनफी हो, तो फर्द है, वो कोई कंपनी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड। तो चुनाचे मखरूज बिदैन खुद भी हैं, अपना भी सब उन्होंने बेच बाज दिया, फिर जाके भी बराबर नहीं हो पा रहे, ठीक है। सारे एसेट्स लगा लिए, एसेट्स में उनके प्राइवेट एसेट्स भी शामिल है, क्योंकि वो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले आदमी नहीं है, सब उनकी जिम्मेदारी है, जो लिया उन्होंने अदा करना है, ठीक है। लोगों को वो 7% महीने का सूद भी दे रहे थे, 7% पर मंथ। 1 लाख दो, 1,18,000 रुपए ले जाओ, तसव्वुर करें जी, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है भाई जब गड़बड़े होती हैं तो। बहरहाल, लेकिन जब उन्होंने हिसाब लगाया, एक दफ़ा बैठे, उनके हिसाब किताब भी कमज़ोर थे, उसके भी पीछे वजूहात थी, बहुत सारी पेचीदगियाँ थी, लेकिन इतने कर देते कि असासे उससे घटते गए। हालांकि अच्छे असासे हैं, चीज़ें हैं, ऐसा कि नहीं है, नज़र आ रही हैं ग्राउंड पे चीज़ें, लेकिन वो सब चीज़ें मखरूज बिदैन है। हकीकत में देखा जाए तो कर्जे और जिम्मेदारियाँ, अदायगियाँ ज़्यादा हैं। तो चुनाचे ये एक बहुत मामूली सी दिखने वाली मुसावात ये बहुत है। जब इस मुसावात को, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बोलते हैं। आप देखी भी, थोड़ी इस पर तहकीक कर लें। और कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां जो आपको पता है, फौजी फर्टिलाइजर वगैरह, कोई स्टॉक मार्केट करता है तो उसको और अच्छी कंपनियों के नाम पता होंगे, लकी सीमेंट वगैरह, वो देखें कि कैसे उनके निकलते हैं, कैसे वो कागज़ दिखते हैं। वो हर एक के नीचे तफसील बताते हैं, इक्विटी के नीचे, फिर एसिड्स के तहत फलाने एसिड, मूवेबल एसिड, इमूवेबल एसिड, ये वो पूरी अकसाम है, सही है। एबिटा, फलाना मार्जिन, प्रॉफिट, ये बड़ी चीज़ें अलग अलग करते हैं। फिर लाइबिलिटीज़ की अलग अलग बहस करते हैं, शॉर्ट टर्म असासे, गर्दिशी कर्जों की आजकल कितनी बात होती है कि भाई जितना पावर सेक्टर है गर्दिशी कर्जे उसके ऊपर, सर्कुलेटिंग जो ना इनके ऊपर लोन्स हैं। तो सर्कुलेटिंग लोन्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट ने उसमें कैसे इनको रिलीफ दिया, जिसमें हमारा पूरा पावर सेक्टर खड़ा है, बिजली बनाने वाले ये लोग सारे, पेट्रोल वाली कंपनी है, PSO के ऊपर, PSO के शेयर्स में यही मसला है कि इन पर गर्दिशी कर्जे ज़्यादा हैं। तो ये अच्छा खासी बहस है इसके अंदर, ये बहुत मुख्तसर मैंने आपके सामने किया। तो इस वजह से मुख्तसर की कि हमने तो सिर्फ ये समझना है, बाकी तो आप आहिस्ता आहिस्ता सब करेंगे, एक दिन में तो मईशतदान या ताजिर नहीं बनेंगे। वो ये है कि बाज़ार हिस्स के अंदर और इन चीज़ों के सामने आने के बाद ये चीज़ें, तो ये तीसरी चीज़ होती है ना, इसके लिए मैं लफ्ज़ लिख सकता हूँ, आप उसको शेयर देंगे, शेयर का लफ्ज़ लिख रहा हूँ। और इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हम लोन से बेहतर कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट, INVEST, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट तीसरी चीज़ है। आदमी से इन्वेस्टमेंट लेंगे तो उसका मतलब होगा कि उसको रअसुल माल में से कुछ शेयर दे देंगे, चुनाचे वो अहदु रब्बिल माल बन जाएगा। जो बहुत सारे रब्बुल माल होंगे उस बिजनेस के, हो सकता है एक ही हो। आपने एक आदमी से कहा कि भाई मैंने कारोबार बढ़ाना है, पैसा चाहिए, तो ठीक है पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब यही है कि अब जो भी असासे हैं वो सिर्फ आपके नहीं हैं, मेरे भी हैं। मुजारबत में थोड़ा मामूली फ़र्क ये होता है कि फिर बस मेरे ही हैं, आप बस काम ही कर रहे हैं, ठीक है। बस परसेंटेज के ऊपर फ़र्क ये होता है कि आप मुलाजमत, आपको तनख्वाह नहीं देंगे बल्कि परसेंटेज देंगे।